स्टार्ट हो गया? हाँ हो गया। और तो सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ है। अच्छा यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ बैठते जानते सेल एंड सेल स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हम पहुंच चुके थे। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ लिए थे। हमने मल्टी सेलुलर सेल पढ़ लिया था, यूनिसेलुलर सेल पढ़ लिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी दो होती है, एक यूनिसेलुलर होती है और एक मल्टी सेलुलर होती है। वही ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूकारियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो दो तरीके के हमने सेल्स पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस, ठीक है। तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है सेल प्रोकैरियोटिक। ये बहुत ही प्रिमिटिव सेल है, पुराना प्राचीन, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सेल। बातें मत करो, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? हाँ, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग को हम कह रहे हैं आउटर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर न्यूक्लियस के ऊपर कोई आउटर कवरिंग लेयर बनी हुई है तो उस आउटर कवरिंग लेयर का नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है। क्लियर? ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों ही टाइप्स के सेल्स के बीच। क्लियर? ये हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको बेसिकली बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ना है। जो कुछ भी आपने बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा है, समझा है, वो सब एक्चुअली में प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। आपको सेकंड चैप्टर में बताया गया था कि ऑल प्रोकैरियोटिक्स आर कम अंडर द किंगडम मोनेरा। सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मोनेरा नाम की किंगडम के अंदर आ जाते हैं। क्लियर? मोनेरा नाम की किंगडम से देखो, एक साइंटिस्ट है आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम दी। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स 5 कैटेगरी में आते हैं। तो उन 5 कैटेगरी का नाम क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स, ये चारों के चारों है यूकैरियोटिक, राइट। इन सब के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि जो किंगडम मोनेरा है, इसमें हमने उनको रखा है जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। क्लियर? These have no well defined nucleus, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के जेनेटिक मटेरियल को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। याद रखना, ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज
ठीक है। ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर। क्लियर? न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हंसो मत, पूछूंगा पिछला, देखता हूँ कितना आता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से बेसिकली हमें डील करना है कौन कौन? बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, सुना है इसका नाम? यस सर। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटी सेल होती है। सीपीएलओ, बताओ इसका नाम। तुम्हारा हमारा आंसर नहीं पता। इसको वर्ड से जुड़ के लाना है। सीपीएलओ बना, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है 34। Which of the following does not have cell wall? Mycoplasma, bacteria. बस करना माइकोप्लाज्मा। इसका नहीं होता। माइकोप्लाज्मा होता है ना, इसके पास सेल वॉल नहीं होता। तब PPL लगाया। PPL लगा दिया आपने। गलत नहीं है ना? एक ही तो सेल है, इसके पास सेल वॉल नहीं है, माइकोप्लाज्मा। तो सर ये एक्चुअली फिर सर ऑक्सीजन भी बना रहती है। जो सेल ऑक्सीजन बना रहती है ना माइक्रोप्लाज्मा सेल। क्या होगी? हाँ, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकती है, रहती नहीं है। अगर ऑक्सीजन ना भी हो ना तो भी जिंदा रह सकती है। ये वर्ड होता है, इट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। कैन लगा हुआ है वहां। सर बताने का इनका फ्लेवर भी होती है। ठीक है, याद रखना माइकोप्लाज्मा एक ऐसी सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। जब PPL क्या होता है फिर? प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है, पीपीएल आता है। तो जितने भी आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादातर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक किंगडम के अंदर आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जिनको हमें माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है, हमारी खुली आंखों से नहीं देखते। क्लियर? वायरस मतलब इंक्लूड कर देना, वायरस इसके अंदर नहीं आते, ठीक है। वायरस एक अलग कैटेगरी, वायरस वायरस एंड पैरासाइट्स। क्लियर? इधर देखो, इधर वहां नहीं ना, देख लो पहले फिर बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के शेप एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में कि आखिर ये लोग दिखने में कैसे होते हैं। इनका शेप एंड स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए आपको। क्या आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है? तो याद करो, मैंने आपको बैक्टीरिया के शेप एंड स्ट्रक्चर्स लिखाए हैं। स्पाइरल शेप सबसे पहले स्फेरिकल होते हैं, इनको कहते हैं कोकस। फिर आते हैं रॉड शेप, बेसिलस। फिर आते हैं कॉमा शेप, कॉमा जैसे विब्रियो होते हैं, इनको कहते हैं विब्रियो। फिर स्पाइरुलियम, स्फेरिकल, ये स्फेरिकल नहीं मतलब थोड़े से कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और यहाँ पे इनके फ्लैजिला होते हैं ग्लास के, स्पाइरल शेप होते हैं। क्लियर? तो जो आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ये 3-4 कैटेगरीज में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इनके बारे में थोड़ा और लिखते रहो अपनी कॉपी में, लिखा हुआ है। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे तो ध्यान से देखो सभी लोग। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतने स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने देखा, ये स्फेरिकल शेप है, इसको कहते हैं कोकस। ये है रॉड शेप, लंबा लंबा रॉड जैसा नहीं दिख रहा, इसका नाम होता है बेसिलस।
और ये विब्रियो कॉमा है इसका, और ये स्पाइरल शेप, ठीक है। तो इसको नाम तो होता है स्पाइरलियम, लेकिन इसको बोलते हैं स्पाइरल शेप, ठीक है, क्योंकि स्पाइरल की तरह होता है। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मींस आपको ये जो बैक्टीरिया मिलेगा और ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये पीपीएल, ये इतने डिफरेंट शेप एंड साइज के मिल सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की आउटर कवरिंग के बारे में। क्लियर। या फिर आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग के बारे में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया ही होते हैं। क्लियर। या आप कह सकते हो पूरे प्रोकैरियोटिक में ज्यादातर 90% आपको बैक्टीरिया ही मिलेंगे। क्लियर। तो अगर हम बात करें आउटर कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, आउटर कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो इनके ऊपर 3 डिफरेंट लेयर्स, इनकी आउटर कवरिंग 3 डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बनी हुई। ये चीजें तुमने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। आउटर कवरिंग से रिलेटेड चीजें आपने नहीं पढ़ी, इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना। इनके पास 3 डिफरेंट लेयर्स की आउटर कवरिंग होती है, और तीनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। सबसे पहली जो आउटर कवरिंग लेयर होती है वो होती है गॉनी एयुलेक्स। गॉनी एयुलेक्स, सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स, सही क्वेश्चन बता। एक सेकंड, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है बैक्टीरिया में या जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। क्या नाम होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। फिर इसके बाद जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। और सबसे अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं सेल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आप कहना चाहते हैं। कुछ लोग इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कुछ लोग इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल परमेबल होती है, यस, वेरी गुड। मैं सर आंसर पूछ रहा हूं इसका। ये इसका फंक्शन है। ये क्या इसका आंसर? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है? ये गार्ड की तरह फंक्शन करती है कि सेल के अंदर क्या चीज आनी चाहिए और क्या चीज नहीं आनी चाहिए, ये इसके बारे में देखभाल करती है। हर किसी को सेल के अंदर नहीं आने देती और हर किसी को सेल के बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। तो ये जो आपका सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका फंक्शन ही है सेल को गार्ड करके रखना कि क्या अंदर जा रहा है और क्या अंदर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। किसको अलाउड करना है अंदर जाना, किसको अलाउ नहीं करना। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं या प्रोकैरियोट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये उन्हें कभी भी अंदर आने से अलाउड नहीं करता। क्लियर? इधर देखो ध्यान से बातें। इट्स फंक्शन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किस तरीके से फंक्शन करती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। क्लियर? फिर हमारे सामने आया सेल वॉल। अब कोई मुझे बता सकता है बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। कितनी बार बताया कि बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन नाम के एक लिपिड से मिलकर बना होता है। याद रखो, याद रखो, इधर देखो, जितने भी सेल वॉल होती है ना किसी भी सेल के अंदर,
इनका फंक्शन होता है टू गिव शेप फॉर द सेल। ये किसी भी सेल का शेप एंड साइज डिसाइड करते हैं, ठीक है। मींस अभी आपने डिफरेंट शेप देखे, कॉमा लाइक, स्फेरिकल लाइक, रॉड लाइक। तो ये जो डिफरेंट शेप बनाती है सेल, ये ड्यू टू सेल वॉल बनाती है कि सेल वॉल का अरेंजमेंट कैसा है। जैसा सेल वॉल का अरेंजमेंट होगा वैसे ही शेप सेल का होगा। क्लियर? यस। It gives framework to the cell। फ्रेमवर्क मतलब समझ गए? फ्रेमवर्क जैसा फ्रेम होता है वैसे तो फोटो हो सकता है उसमें। नहीं है इसमें? हमारी बॉडी का एक फ्रेम है, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है ना, स्केलेटल सिस्टम का। तो जैसा स्केलेटल सिस्टम होता है उसी के अनुसार तो उस पे फैट डिपॉजिट होता है, मसल्स डिपॉजिट होते हैं। किसी का आपने देखा होगा पीछे से उठी रहती है पीठ, तो उसके अंदर फैट भी वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है, जिस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। नहीं देखे कुछ झुकने वाले लोग देखे ना, झुक के चलते हैं। तो जैसा इंसान का स्ट्रक्चर होता है अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम, उसी हिसाब से उसके अंदर फैट, मसल्स ये सब डिपॉजिट होती हैं। नहीं है? नहीं है? बताओ। क्लियर? तो जिस हिसाब से सेल वॉल अरेंज होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, सेल वॉल का अरेंजमेंट जैसा होता है वैसा ही शेप आपके सेल को मिलता है। अगर सेल वॉल कॉमा शेप में अरेंज है तो कॉमा लाइक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। अगर सेल वॉल सर्कुलर शेप या स्फेरिकल शेप में अरेंज है तो उसे कोकस लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर रॉड लाइक शेप में अरेंज है तो बेसिलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो सेल वॉल का जो शेप रहेगा वही सेल का शेप रहेगा। क्लियर? अब बात करते हैं इस ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स सेल के अंदर दो तरीके से अरेंज हो सकती है किसी भी सेल के पास। एक लूजली अरेंज्ड और एक टाइटली अरेंज्ड। ठीक है? तो जब ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अरेंज होती है तब हम कहते हैं कि द सेल कंटेन्स स्लाइम लेयर। द सेल कंटेन स्लाइम लेयर। लेयर मतलब परत, स्लाइम लेयर। ठीक है? जैसे हमने पढ़ा था स्लाइम माउल्ड्स। स्लाइम माउल्ड्स मतलब सॉफ्ट ग्रुपिंग्स। ठीक है? याद करो यूग्लिनोइड्स के नीचे पढ़ा था स्लाइम माउल्ड्स। तो स्लाइम का मतलब होता है एकदम स्मूथ। तो जब कोई चीज लूजली अरेंज होती है तभी तो स्मूथ होती है। अगर तुम किसी भी चीज को टाइटली अरेंज कर दोगे तो फिर उसके अंदर से स्मूथनेस चली जाती है। क्लियर? तो व्हेन ग्लाइकोकैलिक्स आर अरेंज्ड लूजली अरेंज्ड, जब ग्लाइकोकैलिक्स के सेल लूजली अरेंज होते हैं तो दे आर नोन एज स्लाइम लेयर। तो उसको क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। क्लियर? लेकिन जब ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर टाइटली अरेंज होती है तब हम आउटर कवरिंग लेयर को कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? सुना भी होगा तुमने कि कैप्सूल लाइक थिकनिंग। किसी सेल के ऊपर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ध्यान से, अभी ये सेल है, इसका कोई परफेक्ट शेप नहीं, ठीक है? स्मूथ होगा, स्मूथ होगा। वहीं अगर मैं परफेक्ट शेप बना दूं किसी का, जैसा कि इसमें, तो इसका मतलब क्या है? इसकी सेल परफेक्टली अरेंज है। एक परफेक्ट शेप दे रहे हैं ना सेल को, तो इसकी आउटर कवरिंग एक परफेक्ट शेप में अरेंज है। इसका मींस है इसकी आउटर कवरिंग लेयर कैप्सूल टाइप है। कैसी टाइप? जब ग्लाइकोकैलिक्स के मॉलिक्यूल्स या उसके सेल्स बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं, बहुत क्लोजली, तो वो देते हैं कैप्सूल लाइक अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट देते हैं? कैप्सूल लाइक अरेंजमेंट। अरे तुमने कैप्सूल नहीं देखा था दवाइयों में? अगर कैप्सूल देखा होगा तो कैप्सूल के ऊपर जब तुम कवरिंग देखते हो
तो एकदम परफेक्ट शेप की होती है। प्लास्टिक की होती है वो, नहीं प्लास्टिक की थोड़ी ना होती है। किसकी होती है वो? प्लास्टिक आयोनाइज थोड़ी ना हो जाएगा तुम्हारी बॉडी। तो होती है प्लास्टिक से। पॉलीमर्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स होते हैं, उनकी बनी हुई होती है, ठीक है, जिनको हम मेडिसिनल पर्पस पे यूज करते हैं। अब पॉलीमर नाम का एक चैप्टर है, जैसे तुम्हें पढ़ना है 12th क्लास में, तब तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो हर प्लास्टिक से बनी हुई चीज प्लास्टिक नहीं है। तुम तो कहोगे ये स्विच भी प्लास्टिक है, ये पंखा भी प्लास्टिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी, ये कुछ भी प्लास्टिक नहीं है। ये बैकेलाइट होता है। क्या होता है? बैकेलाइट, ठीक है। तो इस तरीके के कई पॉलीमर्स हैं जो इस दुनिया में है, लेकिन हम सब जानते हैं प्लास्टिक को ही, ठीक है। जो तुम दुकानों में मांगते रहते हो पॉलीथीन, तुम समझते हो कि दुनिया में वही पॉलीथीन प्लास्टिक है, तो कैसा नहीं है। प्लास्टिक कई अलग अलग टाइप्स की वो तो मानी प्लास्टिक की। प्लास्टिक का तो ध्यान से देखो, पहले मैंने क्या बताया आपको, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बहुत ही पुराने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके एग्जांपल्स लेके हमने, फिर इनके जो आउटर कवरिंग लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो सबसे बाहर की लेयर जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास, उसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल, थर्ड मोस्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है सेल परमेबिलिटी को दिखाना, किसको अलाउ करना है अंदर आने के लिए, किसको अलाउ नहीं करना है। सेकंड है सेल वॉल, जो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइड और लिगैंड। इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इट गिव्स फ्रेमवर्क टू द सेल, मींस सेल को एक शेप एंड एक आइडियल साइज देती है। क्लियर? फिर इसके बाद है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसीलिए सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ग्लाइकोकैलिक्स ही रहेगी। मींस पूरे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, कभी ठंड ज्यादा पड़ रही है, बरसात ज्यादा हो रही है, तो एनवायरनमेंट में कुछ भी कंडीशंस चेंज होती हैं, तो उन कंडीशंस से सबसे पहले रेजिस्टेंस कौन देता है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। कि किसी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आता है, रेजिस्टेंस मतलब बचाव, कुछ लोग इसे रुकावट भी कहते हैं, हाँ, दूसरों के लिए रुकावट, खुद के लिए बचाव, है कि नहीं है समझ? आगे तुम्हें पक्का क्या हो गया, कम नंबर आ गया क्या, फोन टूट गया, खराब हो गया मन देखना। कोई बात नहीं, मेरा भी हो गया था। अब तक चल ही नहीं रहा है। हाँ मेरा भी नहीं चल रहा। कैसा होने की जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, नया ले लो। वैसे ही एक बात है हमारा, ठीक है, मेरा पहुंच गया। आई बात समझ में। ये तीनों लेयर्स के बारे में लिख लेते हैं, तीनों लेयर्स के बारे में लिख लो लिख लो। अरे कहाँ से ऑन किया, बीच में से, साइड से ऑन किया, ऊपर नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिख लो। पहला पॉइंट लिखेंगे, इट सेलेक्टिवली परमिट्स, सेलेक्टिवली परमिट, बार बार बोल रहा हूं, जिसको ये सिलेक्ट करेगी वही अंदर जाएगा, जिसे रिजेक्ट कर देंगी वो बाहर ही रह जाएगा, ठीक है। It selectively permits particular molecules. It selectively permits particular molecules to pass through them. It selectively permits particular molecules to pass through them. ये अपने अंदर से सिर्फ चुनिंदा, जिनको ये चुनेंगे, ठीक है, उन्हीं को अपने अंदर से पास होने की अनुमति देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, prevents लीकेज फ्रॉम द सेल, सेल से कुछ लीकेज ना हो जाए। लीकेज जानते हो, पानी के पाइप में लीकेज हो जाता है, पानी लॉस होने लगता है। तो इसी तरीके से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लीकेज हो गया तो सारा सेल का मटेरियल जो अंदर मैट्रिक्स पड़ा हुआ है वो सब बाहर आ जाएगा, तो ये उसको भी रोकते हैं।
कि सेल के अंदर का जो मटेरियल है, मैट्रिक्स है, वो सेल के अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकल पाए। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट मेंटेन्स होमियोस्टेसिस। इट मेंटेन्स होमियोस्टेसिस, HEMO, होमियोस्टेसिस। जानते हो इसका मतलब? होमियोस्टेसिस का मतलब होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। चाहे बाहर ठंड पड़े या बाहर गर्मी पड़े, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहता है। क्लियर? इसी कंडीशंस को मेंटेन करने को कहते हैं होमियोस्टेटिक कंडीशंस मेंटेनेंस। क्लियर? बाहर के टेम्परेचर में कितना भी कोई चेंज आ जाए, तुम्हारी बॉडी हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पर ही मेंटेन रहती है। लेकिन अगर तुम्हें कोई बीमारी हो जाती है, सपोज कोई बुखार हो जाता है, तो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर जाता है। सुनिए इधर सुनिए। तो होमियोस्टेसिस का मतलब होता है नॉर्मल बॉडी कंडीशंस। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल बॉडी कंडीशंस मेंटेन रहने का जो मतलब है, उसका मतलब है होमियोस्टेसिस। क्लियर? तो किसी भी सेल के अंदर होमियोस्टेटिक कंडीशंस मेंटेन करने का काम किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसका फंक्शन क्या है? टू मेंटेन होमियोस्टेटिक कंडीशंस इनसाइड द सेल। हां, देख लिया? नेक्स्ट हेडिंग कर रहा हूं मीसोसोम्स। ये जो इनर फोल्डिंग्स दिख रही हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनका नाम है मीसोसोम्स। मीसोसोम्स के बारे में लिख लो। They are formed by the extension of plasma membrane. मीसोसोम्स के ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए मीसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। These are formed by the extensions of the plasma membrane. These are the extensions of the plasma membrane. These are the extensions of the plasma membrane. Plasma membrane के extensions को हम कहते हैं mesosomes. These are of three types. Mesosomes आपको तीन तरीके से देखने को मिलेगा। These are of three types. तो ध्यान से देखेंगे, अगर मीसोसोम्स इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, काफी बड़े स्ट्रक्चर्स, तो इनको कहते हैं हम वेसिकल्स। क्या कहते हैं? वेसिकल। ये शेप का नाम है, ध्यान से देखो। अगर मीसोसोम्स का स्ट्रक्चर इस तरीके का आ रहा है, एक रेगुलर लेवल पे, जैसा कि मैंने बनाया था अंदर, बनाया ना एक रेगुलर लेवल पर, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ट्यूबुलर मीसोसोम्स। कैसा? ट्यूबुलर मीसोसोम्स। लेकिन अगर कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, अगर मीसोसोम्स का स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं वेसिकल्स ट्यूबुलर लैमेलर। ठीक है, ये कुछ नहीं, इनके स्ट्रक्चर्स के नाम बस। और जब ऐसा ब्रॉड स्ट्रक्चर दिखता है तो हम नाम देते हैं वेसिकल, जब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखते हैं तो हम कहते हैं ट्यूबुलर, और जब ऐसे कनेक्टेड आपस में जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स दिखते हैं तो कहते हैं लैमेलर। ये मीसोसोम्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कभी तुम्हें मीसोसोम्स इस कैटेगरी में दिखा तो तुम तो कहोगे ये मीसोसोम है ही नहीं, मीसोसोम तो ऐसा होता है, तुमने ऐसे ही देखा है हमेशा, ऐसा दिखा तो भी तुम नहीं मानोगे। तो इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि मीसोसोम्स पे एक से ज्यादा टाइप्स भी होते हैं। इनर फोल्डिंग कई तरीकों से हो सकती है, इस तरीके से भी इनर फोल्डिंग हो सकती है, इस तरीके से भी इनर फोल्डिंग हो सकती है। ठीक है, आगे बना लो। कई बार पूछते हैं
नेम द पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल which is analogous to mitochondria. ये तो क्वेश्चन है। एनालॉगस मतलब होता है सेम, सिमिलर, मिलता जुलता। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, होता है क्या? तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो यूकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उससे मिलता जुलता हो। तो याद रखना, ये जो मीसोसोम होता है ना, इट इज द एनालॉगस क्वांटिटी और एनालॉगस स्ट्रक्चर टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन करता है, इसीलिए इसको हम एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वहां पर यूकैरियोटिक में रेस्पिरेशन कौन कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा बता? पर्सनल टॉक्स, पब्लिक टॉक्स ही करो, वो बेटर है। बन गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नोट पॉइंट। नोट पॉइंट के अंदर लिखो क्या? कुछ नहीं, पागल हो गया। नोट पॉइंट में लिखना मीसोसोम इज द एनालॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस, ANAGLOUS, एनालॉगस, अरे एनालॉगस हो गया, एनालॉगस, LOGOUS, एनालॉगस, ANALOGOUS, एनालॉगस, एनालॉगस स्ट्रक्चर with mitochondria in eukaryotes. याद रखना, with mitochondria in eukaryotes. ठीक है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन्हीं के जैसा मिलता जुलता फंक्शन आपको मीसोसोम्स का मिलेगा, इसीलिए मेरे को एनालॉगस भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज आर इक्वल टू मीसोसोम्स, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है? यूकैरियोट्स। इसके बाद डालेंगे फंक्शन ऑफ मीसोसोम्स। कितने बचे? फंक्शन ऑफ मीसोसोम्स, मीसोसोम्स के फंक्शन, फंक्शन ऑफ मीसोसोम्स। आज याद दिला देना मुझे, तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। Yes, sir. लिख के लाना है तुम्हें घर से, ताकि फिर मैं यहाँ में डिक्टेट करता रहूँगा तो मैच करता है। आगे का? हाँ, लिखना पड़ेगा। और नहीं हाँ सर, लिख रहे लिख ही लो, क्या दिक्कत है? पेपर आ गया। बायोमॉलिक्यूल्स के ले लेना। तो बायो को बढ़ा सकते हैं। उसमें से कम ही आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। हाँ, क्यों किया? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ? हटा क्यों नहीं, आपसे समझ ही नहीं आ रहा। हटाया इसलिए बेटे में टाइम कम था ना। क्या हुआ? हो गया। फंक्शंस ऑफ मीसोसोम्स। पहला फंक्शन लिखो, हेल्प इन रेस्पिरेशन। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मीसोसोम्स का। That in prokaryotic organisms, mesosomes help in respiration. पहला फंक्शन है हेल्प इन रेस्पिरेशन। कॉमा लगा के लिखना, सेल्यूलर सीक्रेशन। अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ बनाना भी है, सीक्रेशन मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ फॉर्म करना। कॉमा लगा के लिखना सेल्यूलर सीक्रेशन।
क्या आप बता सकते हैं कि इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर कौन सी सेल सीक्रेशन में हेल्प करती हैं, या कौन से टिश्यूज सीक्रेशन में हेल्प करते हैं? ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसका मॉडिफिकेशन है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम किस टाइप की सेल्स का मॉडिफिकेशन है, किस टाइप के टिश्यूज का मॉडिफिकेशन है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अरे किसका मॉडिफिकेशन है? These are the modification of ये मॉडिफिकेशन है कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, ठीक है? वो है मेमरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो होता है वो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हेल्प इन इंक्रीजिंग द एंजाइमेटिक कंटेंट। सेल के अंदर एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। हेल्प इन इंक्रीजिंग द एंजाइमेटिक कंटेंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना एंजाइमेटिक कंटेंट। एंजाइम की मात्रा, कंटेंट मतलब मात्रा, वैरायटीज, एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखना इंक्रीजेस सरफेस एरिया। इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि अमॉन्ग द फॉलोइंग which of the given function is not shown by mesosomes। चार फंक्शंस लिखे हुए थे। आपने एक नहीं दिया, आपने एक नहीं दिया। अब ये तो उसको देना चाहिए। मेरी किस्मत में नहीं। अरे ऐसा क्या? बिना दिया बता। मैं एक बार मतलब एग्जाम दे ही रहा था तो नहीं मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं ले पाया था, मुझे बीच एग्जाम से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। सर 2 एग्जाम तो बचे हैं। एक साल का नफरत। अब सर 2 एग्जाम तो नहीं, बचे हैं ना। नफरत तब से हुई कि मैंने दोबारा से प्रिपरेशन किया, मतलब स्टार्ट किया और सोचा कि अब देते हैं दोबारा से। तो जिस दिन मैंने ये सोचा उसी दिन नेट की लास्ट डेट थी, सर्वर डाउन था, मैं पेपर में एग्जाम ही नहीं, फॉर्म ही नहीं भर पाया। ठीक है, अटेम्प्ट तो वो भी तो बचे हैं। अब तो आपका निकल गया। तुक्के अब तो बहुत आगे आ चुका हूँ, तो पीछे रह गया। और फिर डॉक्टर बनने के लिए जरूरी नहीं है, डॉक्टर बनने के लिए आपको फील भी होना चाहिए। जो काम तुम्हें करना है, पहली बात तो तुम उसे एनालाइज कर लो कि तुम वाकई में ये काम कर सकते हो कि नहीं। जैसे हम स्कूल जाने से पहले कुछ सपने सोच लेते हैं कि आज फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे, मैम से बात करेंगे, सर से बात करेंगे। नहीं, जिनको इंटरेस्ट डेवलप होता है वो एनालाइज करके बैठ जाते हैं पहले से कि आज फिजिक्स की क्लास है, आज मैं सर से क्वेश्चन पूछूंगा, आज मैं पूछूंगा, आज मुझे ये पूछना है, ये पूछना है। तो एक एनालाइजमेंट पावर होनी चाहिए। मैंने आज तक अपने आप को कभी भी डॉक्टर का नहीं एनालाइज नहीं किया। सबसे पहली बात ये, अगर तुम अपने आप को व्हाइट कोट में महसूस नहीं करते हो तो तुम कैसे उस फील, जब तुम फील ही नहीं कर पा रहे उस चीज को, तो तुम उसमें अपना बेस्ट कैसे दोगे? और फिर सेंसिटिविटी, आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन। I also, but I'm giving. ठीक है, if you are a sensitive person then there is a very low chances to be hacked। मींस आप सिलेक्ट हो जाएंगे, बट वहां पे जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, एक्चुअली में जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, तो ब्लड वगैरह ये सब को टॉलरेट नहीं ऐसा कर वो तो देखते थे। वो ऐसे देखते दिक्कत नहीं है। तो अपने ऊपर तुम खुद रिसर्च कर सकते हो, तुम्हें खुद पता रह सकता है तुम क्या कर सकते हो, ठीक है? आज के देखिए आगे बढ़ो, ये सब छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया, आगे की बात नहीं। बीत गया। नेक्स्ट फंक्शन लिखना है इसका, इट आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल को बनाने में भी ये हेल्पफुल होते हैं।
It also helpful in the formation of cell wall. It also helpful in the formation of cell wall. सेल वॉल को बनाने के लिए मेसोसोम्स का बहुत अच्छा यूज किया जाता है। क्लियर? Yes, sir. अब सुन लो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इधर देखो क्या बातें चल रही है बताओ। सर छुट्टी में जा रहा है तो छुट्टी है दोनों हंसते ही रह जाओगे। तो देखो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं दे हैव लार्ज एंड थिक सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं दे हैव लार्ज एंड थिक सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल ही नहीं होती। क्लियर? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास लार्ज थिक मोटी सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास ऐसी कोई सेल वॉल नहीं होती। अब बात आती है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ग्राम यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को अल्कोहल में या डाई में, डाई होती है ना डिफरेंट कलर के डाई, नहीं और भी अलग अलग तरह की डाइज होती हैं, उनके अंदर डिप किया अलग अलग बैक्टीरिया को। तो उन्होंने देखा कुछ बैक्टीरिया तो उस कलर को एब्जॉर्ब कर पा रहे थे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ना ही उस स्टेन उस कलर को एब्जॉर्ब कर पा रहे थे, उसमें जैसे डले हुए थे वो वैसे ही है। मतलब अगर कोई बैक्टीरिया ब्लू कलर का है उसको आपने ब्लैक कलर की डाई में डाला तो कुछ तो ब्लैक हो जाते थे और कुछ ब्लू के ब्लू ही रहते थे, उनके ऊपर कलर का कोई इंपैक्ट नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उस कलर को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस कलर को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर पा रहे हैं। रिटेन मतलब अपनी बॉडी के अंदर रख पा रहे हैं। नहीं है इसमें? जैसे एक बैक्टीरिया था ब्लू कलर का, उसको मैंने एक अल्कोहल के सॉल्यूशन में डाला। ठीक है, तो ये है तो अभी भी ब्लू, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत ब्लैक कलर भी आ चुका है। इसका मतलब है कुछ अल्कोहल इसने एब्जॉर्ब किया और वो अल्कोहल अभी भी इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उससे इसके कलर में थोड़ा सा चेंज आया, नहीं आया समझ में? आ गया। ऐसे क्यों रो रहे हो तुम आज? रो कहां पर? रो ही रहे हो तुम आज। वहीं दूसरी तरफ मैंने एक बैक्टीरिया लिया, हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने एक बैक्टीरिया लिया, उसको अल्कोहल में डिप करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका कलर अभी भी वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी चीज एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, और एब्जॉर्ब करता भी है तो उसे रिटेन नहीं कर पा रहा है। नहीं है समझ? जैसे तुमने पानी में रुई को डाला, बाहर निकालोगे तो उसके अंदर पानी रह जाता है ना, पानी रिटेन रह जाता है। तो इसका मतलब ये तो अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर पा रहा है, ये अपनी बॉडी के अंदर रिटेन नहीं कर पा रहा है। और ये रिटेन इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं है। ठीक है, और इसके पास सेल वॉल है, इसीलिए जो कुछ भी एब्जॉर्ब किया वो बॉडी के अंदर ही रह गया। ठीक है, तो इसका नाम दिया हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसने एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव साइन दिखाया, इसने कलर को रिटेन किया, जबकि इसने कलर को रिटेन नहीं किया, इसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसको हमने कहा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? बताओ पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर? राइटिंग नाउ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या सोचते रहते हो, क्या बताओ? ये सारा है। गोली का रखे
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिखेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिखिए, these are the bacteria which take up gram stain and retain blue or purple color These are the bacteria which take up gram stain and retain blue or purple color. तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर रिटेनेंस वाली प्रॉपर्टी होती है, जो भी चीज एब्जॉर्ब की है उसको रिटेन करके रखते हैं, क्लियर, एंड रिटेन ब्लू और पर्पल कलर। एग्जांपल लिख लो, क्लॉस्ट्रीडियम, पढ़ा है नहीं, क्लॉस्ट्रीडियम ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो किसने पढ़ा था ये? बायोलॉजिकल क्लास में किसी ने पढ़ाया होगा मैंने, क्लॉस्ट्रीडियम। तो जी है सी है वो। इट इज सी, ग्लॉस नॉट ग्लॉस। ये बात भी लिख लेना कि इसके पास थिक लेयर ऑफ पेप्टाइड ग्लाइकन होती है, इसके पास कोई भी थिक लेयर ऑफ पेप्टाइड ग्लाइकन या सेल वॉल नहीं होती है, ऐसा लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में। इट हैज थिक लेयर ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइड ग्लाइकन। योर टाइम क्या हो गया? 3:30 बज गए? नहीं 15 हुए। इसी को नोट कर लो बस। चलो हो गया। फिर ग्राम नेगेटिव में लिखना, those type of bacteria which do not take up, क्या? those bacteria which do not take up gram stain and lose the blue or purple color, those bacteria which do not take up gram stain and lose, छोड़ देते हैं, अगर कलर आ भी जाए तो उसको छोड़ देते हैं, and lose blue or purple color। एग्जाम्पल लिख लेना, एसिडोबैक्टर, पढ़ाए, एसिडोबैक्टर या फिर एस्केरेशिया कोलाई, ये भी नहीं पढ़ा, ई कोलाई, इसको 12th क्लास में बहुत पढ़ना है, ई कोलाई, एस्केरेशिया कोलाई। क्या इसमें नहीं होता नी सेल छुट्टी हो गया? आज के लिए इतना ही।